गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज की ऑनलाइन क्लास में आप क्लास 10th लोकतांत्रिक राजनीति पुस्तक का दूसरा अध्याय संघवाद का आखिरी भाग पढ़ने जा रहे हैं। आज की टॉपिक है भारत में विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया। भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो बच्चों, आपने पहले पढ़ा कि संघीय सरकारें 2 या अधिक स्तरों वाली होती हैं, और आपने अपने देश में 2 स्तर वाली सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बारे में भी पढ़ा। लेकिन भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ 2 स्तर की शासन व्यवस्था से बढ़िया शासन नहीं चल सकता है, अच्छे शासन की उम्मीद नहीं की जा सकती है, क्योंकि भारत के प्रांत यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी बड़े हैं। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश रूस से बड़ा है, महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर है, और भारत के अनेक राज्य हैं, ऐसे भी राज्य हैं जो कि खुद भी अंदरूनी तौर पर तमाम तरह की सामाजिक विविधताओं से भरे हैं। इस प्रकार इन राज्यों में भी सत्ता को बांटने की ज़रूरत है, और भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी 3 स्तरों पर करने की आवश्यकता है, और इसमें तीसरा स्तर स्थानीय सरकारों का हो और यह प्रांतीय स्तर की सरकार के नीचे हों। तो भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे यही तर्क दिया गया है। क्या तर्क दिया गया है? कि मात्र 2 स्तर की शासन व्यवस्था से आपके देश में बढ़िया शासन नहीं चल सकता है, क्योंकि भारत एक विशाल देश है, प्रांत बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत सारे ऐसे प्रांत हैं जहाँ पर कि खुद बहुत सारी विविधता पाई जाती है। तो ऐसी स्थिति में सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, और जो स्थानीय शासन, जो सबसे तीसरे स्तर का शासन का स्वरूप है, ढांचा है, उसे हम स्थानीय शासन भी कहते हैं। तो जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है, तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। आपकी टॉपिक है सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है? जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं, तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे सोच क्या है? तो सोच यही है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर अच्छे ढंग से हो सकता है। ये पहली सोच है। दूसरी सोच इसके पीछे यह है कि लोगों को अपने इलाके की समस्याओं की बेहतर समझ होती है, इसलिए उनको शासन चलाने का अधिकार दिया जाना चाहिए। और तीसरी बात, लोगों को इस बात की भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और चीज़ों का अधिक कुशलता से उपयोग किस तरह से किया जाए। और इसके अलावा एक और इसके पीछे तर्क है कि स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदार बनाना भी संभव हो जाता है, तो इससे लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ जाती है। तो स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। यहाँ ये प्रश्न भी है, ये प्रश्न भी बन सकता है, जिसका उत्तर आपको ऊपर हमने बताया है। प्रश्न क्या है कि किस प्रकार स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है, ये प्रश्न है। अब इसके बाद आप देखिए
कि विकेंद्रीकरण की ज़रूरत हमारे संविधान में स्वीकार की गई है और इसके बाद से गांव और शहर के स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण की कोशिश भी की गई है। सभी राज्यों में गांव स्तर पर ग्राम पंचायतें होती हैं और शहर स्तर पर नगर पालिकाएँ होती हैं, इनकी स्थापना की गई है। पर इन्हें राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में रखा गया है, यानी राज्य सरकारों की देखरेख में ही ये अपना शासन चलाएंगी। लेकिन इन स्थानीय सरकारों के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं कराए जाते थे। इनके पास न तो अपना कोई अधिकार था न संसाधन थे। ये 1992 के पहले की स्थिति है, जब वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में 1992 में संविधान में संशोधन करके एक नई व्यवस्था दी गई, उसके पहले की ये स्थिति है। इनके पास न तो अपना कोई अधिकार था न संसाधन। इस प्रकार प्रभावी ढंग से सत्ता का विकेंद्रीकरण 1992 से पहले सिर्फ नाम मात्र का हुआ था, लेकिन वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 92 में उठाया गया, 1992 में उठाया गया और संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक व्यवस्था के इस तीसरे स्तर को, स्थानीय स्वशासन को और ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। इसमें क्या क्या बदलाव किए गए, इसको आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर एक प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण कि वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में 1992 में किए गए संविधान संशोधन की प्रमुख बातें क्या थीं या प्रमुख प्रावधान को लिखिए। तो उत्तर आपका यहाँ यही होगा कि इस संशोधन के पश्चात अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना कानूनी तौर पर जरूरी हो गया। दूसरा, निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य और पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। ये आप जब चुनाव होते होंगे तो इस तरह का देखते भी होंगे गाँवों में, शहरों में। और कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए भी आरक्षित कर दिए गए और हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए स्वतंत्र संस्था राज्य चुनाव आयोग का गठन भी कर दिया गया और राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों यानी ग्राम सभा, ग्राम पंचायतों या नगर पालिकाओं को देना पड़ता है। सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग अलग है। अब हम लोग देखिए गांव का भी जो है पढ़ेंगे अलग से कि गांव में शासन कैसे चलता है और शहरों में कैसे होता है। ये तो गांव के स्तर पर मौजूद स्थानीय व्यवस्था को आमतौर पर पंचायती राज के नाम से जाना जाता है और प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत, कुछ गांवों में ग्राम समूह होती है। यह एक तरह की परिषद होती है जिसमें कई सदस्य होते हैं, जिसको आप जैसे वार्ड पंच कहते हैं गांव में, और एक जो है अध्यक्ष होता है जिसे आप सरपंच या प्रधान कहते हैं। और ग्राम प्रधान का चुनाव गांव के सभी वयस्कों के द्वारा होता है। तो दूसरे शब्दों में कहेंगे कि ग्राम प्रधान का चुनाव ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। अब प्रश्न है कि ग्राम सभा क्या होती है। तो ग्राम सभा गांव के सभी वयस्कों की सभा होती है, यानी कि वे लोग जो कि मतदान कर सकते हैं, जो 18 वर्ष की आयु को पूरा कर चुके हैं, वे लोग ग्राम सभा का निर्माण करते हैं और यही ग्राम सभा ग्राम प्रधान का चुनाव भी करती है। अब इसके बाद आप देखिए कि ग्राम सभा ही पंचायतों के काम काज की देखरेख भी करती है।
ग्राम पंचायत का बजट पास करने और इसके कामकाज की समीक्षा के लिए कम से कम वर्ष में 2 या 3 बार ग्राम सभा की बैठकें होती हैं। अब इसके बाद पंचायती राज व्यवस्था में जो दूसरा स्तर है वह है पंचायत समिति का। तो स्थानीय स्वशासन का ढांचा चूँकि जिला स्तर तक है, तो जिले स्तर तक है, लेकिन आपने अभी तक सबसे निचला स्तर जो गांव स्तर है उसके प्रशासन के बारे में जाना है। अब गांव से ऊपर देखिए, जो विभिन्न गांवों या कई गांवों को मिलाकर जो ग्राम पंचायतों का निर्माण होता है, तो सारी ग्राम पंचायतों यानी कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है, जिसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कहा जाता है। इसको आप अंग्रेजी में ब्लॉक कहते हैं, प्रखंड। तो ब्लॉक स्तर पर देखिए, जो चुनाव होते हैं सदस्यों का, उस इलाके के सभी पंचायत के सदस्य ही ब्लॉक स्तर पर सदस्यों का चुनाव करते हैं। किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। तो जिला परिषद के जो अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है वो पंचायत समिति के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो ग्राम सभा सबसे पंचायती राज व्यवस्था में सबसे नीचे की है। तो ग्राम सभा ग्राम पंचायत का चुनाव करती है। अब कई गांव की पंचायतें जो है पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव करती है, और ज़िले की जो सारी पंचायत समितियां हैं, जो सारे ब्लॉक हैं, वे मिल करके जिला परिषद का गठन करते हैं। तो जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है, और जिला परिषद में उस जिले से जो लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक होते हैं, और जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी होते हैं, वे सभी जो है जिला परिषद के सदस्य होते हैं। और जिला परिषद का जो प्रमुख होता है, जिसको जिलाध्यक्ष कहा जाता है, वह राजनीतिक प्रधान होता है। इसी तरह से जो पंचायत समिति का चुनाव होता है, यानी प्रखंड स्तरीय पंचायत का, उसके राजनीतिक प्रधान को ब्लॉक प्रमुख कहा जाता है। तो गांव में ग्राम प्रधान, ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख, और जिला परिषद में जिला प्रमुख या जिलाध्यक्ष। ये जो है कि 3 स्तरीय स्वशासन की व्यवस्थाएं आपने पढ़ा, ये गांव के लिए। अब इसके बाद जो है इसी प्रकार की संस्थाएं स्थानीय स्तर पर जो काम करती हैं, वे शहरों में भी काम करती हैं। शहरों में भी जो है नगर पालिकाएँ होती हैं। जो बहुत बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर नगर निगम होता है, छोटे शहरों में नगर पालिका होती है। तो नगर निगम और नगर पालिका दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि ही करते हैं, और नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं, जिसको आम बोलचाल की भाषा में मेयर कहा जाता है, मेयर। तो नगर पालिका और नगर निगम का भी चुनाव ठीक उसी तरह से होता है जिस तरह से गांव में कई वार्ड बटे होते हैं। वार्ड से वार्ड पंच होता है, फिर गांव का ग्राम प्रधान होता है। इसी तरह से शहरों में भी जो है वार्ड पंच होते हैं और मेयर होता है। अब इसके बाद आप देखिए कि स्थानीय सरकारों की यह जो नई व्यवस्था है, दुनिया में लोकतंत्र का अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग माना जाता है। नगर पालिकाओं अपने देश में देखेंगे आप तो नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के लिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है, और यह संख्या ही अपने आप में दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से भी ज़्यादा है।
तो स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से हमारे यहाँ की जो लोकतंत्र की जड़ें हैं वे और अधिक मजबूत हुई हैं। इससे जो है महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी बढ़ा है और महिलाओं की आवाज़ भी हमारे लोकतंत्र में मजबूत हुई है और हमारे लोकतंत्र को भी मजबूत किया है। बहरहाल इन सब के बावजूद भी आप देखेंगे कि पंचायत कुछ जो परेशानियां हैं, कुछ कठिनाइयां हैं, उनको अभी दूर करने की आवश्यकता है। तो स्थानीय स्तर पर जो सरकारें हैं उनकी क्या कठिनाइयां हैं ये आप देखिए। पंचायतों के चुनाव तो नियमित होते हैं, 5 वर्ष में होते हैं। लोग बड़े उत्साह से गांव के हों या शहर के हों, लोग अपने अपने नेता को चुनने के लिए घरों से निकलते हैं, चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन ग्राम सभाओं की बैठकें नियमित रूप से नहीं होती हैं। ये पहली कठिनाई है ये। अब सोचिए कि जब ग्राम सभा की बैठक ही नहीं होगी तो उचित निर्णय, सही निर्णय कैसे लिया जाएगा? तो ये कठिनाई है। और दूसरी कठिनाई है कि अधिकांश राज्यों ने स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार भी नहीं दिए हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि हम स्वशासन की जो आदर्श स्थिति है, आइडियल कंडीशन है, उससे अभी भी दूर हैं। इसमें आपको एक ब्राज़ील के बारे में दिया गया है, इसी से संबंधित कुछ चर्चाएं हैं जिसको आपको समझ लेना चाहिए कि ब्राज़ील के शहर पोर्तो एलेग्रे ने विकेंद्रीकरण और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी वाले लोकतंत्र के मेल का एक विलक्षण प्रयोग किया है और इस शहर के नगर परिषद के समांतर एक संगठन खड़ा किया है। वहाँ भी नगर परिषद है, जैसे आपके देश में जिला परिषद है और शहरों में जो है कि नगर पालिका है, नगर निगम है, उसी तरह से वहाँ भी है। लेकिन उसके समानांतर एक संगठन उसने खड़ा किया है और अपने शहर के बारे में वास्तविक फैसले करने का अधिकार स्थानीय निवासियों को दे दिया गया। इस शहर के करीब 13 लाख लोग अपने शहर का बजट तैयार करने में भागीदारी करते हैं। शहर को अनेक उप क्षेत्रों में बांटा गया है, लगभग वैसे ही जिन्हें हम वार्ड कहते हैं, और हर उप क्षेत्र की अपनी अपनी बैठक होती है जिसका स्वरूप ग्राम सभा की तरह होता है और उसमें उस इलाके के सभी नागरिक भाग ले सकते हैं। फिर कुछ बैठकें पूरे शहर को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर होती है और उसमें शहर का कोई भी नागरिक भाग ले सकता है। इसमें शहर के बजट पर चर्चा होती है। इसके बाद इन प्रस्तावों को नगर पालिका के सामने पेश किया जाता है, जो कि आम लोग मिल बैठ करके फैसले लेते हैं। वो नगर पालिका के सामने पेश किया जाता है और नगर पालिका फिर अंतिम फैसला लेती है। लेकिन फैसला कैसे लेगी? वो लोगों के विचारों का सम्मान करते हुए ही फैसला लेगी या ले सकती है। तो हर साल फैसले लेने की इस प्रक्रिया में करीब 20,000 लोग हिस्सा लेते हैं। इस तरीके को अपनाने से यह सुनिश्चित हो गया कि बजट को सिर्फ अमीर लोगों की बस्तियों में ही खर्च नहीं किया जाएगा। अब सभी गरीब बस्तियों तक बसें जाती हैं वहाँ पर, और पुनर्वास का इंतजाम किए बगैर भवन निर्माता झुग्गी वालों को उजाड़ नहीं सकते। अपने देश में भी केरल के कुछ इलाकों में ऐसे प्रयोग किए गए हैं। वहाँ आम लोगों ने अपनी बस्तियों के विकास के लिए योजनाएं तैयार की और उसमें भागीदारी की। अब आपको सोचना है कि क्या इस तरह से जो फैसले लेने की प्रक्रिया है जो कि ब्राज़ील ने अपनाया, आपके देश में भी जो है कि केरल में है, तो क्या यह पूरे देश में हो सकता है? क्या यह पूरे देश के लिए सही होगा? ऐसा हो तो क्या लोकतंत्र और अधिक मजबूत होगा? क्या उसमें सबके विचारों का सम्मान होगा? बहुत सारे प्रश्न इस पर उठेंगे, ये आपको सोचना है। और
फिर इस पर चर्चा करनी है या बताना है कि ये कहाँ तक उचित होगा आपके देश में। अब बच्चों, इस चैप्टर का ये आखिरी वीडियो था। अब इसके बाद जो है कुछ जैसे इसमें प्रश्न दिए गए हैं, आपके गांव के जो है कि जो पंच हैं, जो सरपंच हैं, आपके जो ब्लॉक समिति के जो प्रखंड जो ब्लॉक के सदस्य हैं और जिला परिषद के अध्यक्ष हैं वो कौन लोग हैं, उनके नाम क्या हैं, तो क्या ग्राम सभा की पिछली बैठक हुई आपके गांव में कि नहीं हुई, कब हुई थी, ये सब जो है आपको इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जानकारी हासिल करना है। तो ये सारे प्रश्न उत्तर हैं, निश्चित तौर पर ये आप चैप्टर समझ गए होंगे और इन सारे प्रश्नों का उत्तर भी लिखेंगे। और यदि फिर भी कोई परेशानी आती है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से, व्यक्तिगत रूप से या ग्रुप में हमसे प्रश्न पूछकर अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।